Okay, good evening, everybody. I will be taking your English this time, this grade. So, welcome all of you. Okay, सबको आवाज लाउड और क्लियरली आ रहा है? Everybody can hear me out? ओके तो पहले मैं बता दूं कि तुम्हारे 10th के ग्रेड 10 में तुम्हारे पास अगर टेक्स्ट बुक है तो गुड, और अगर तुम्हारे पास टेक्स्ट बुक नहीं है तो यू कैन गूगल इट आउट। आप लोग गूगल में डालिए ई लाइब्रेरी, बाल भारती ई लाइब्रेरी, एंड जब आप बाल भारती ई लाइब्रेरी ओपन करेंगे तो लेफ्ट साइड के कॉलम में आपको वहां पे ग्रेड 10 दिखाई देगा एंड इंग्लिश दिखाई देगा। सो इफ यू टिक ऑन बोथ एंड फिर जो भी टेक्स्ट बुक्स आपको डाउनलोड करने हैं वो टेक्स्ट बुक्स आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। दिस इज ओनली इफ यू डोंट हैव अ फिजिकल टेक्स्ट बुक। ऑलराइट, okay, it's exactly 5:45. I'll start the class now. Okay, screen सबको नजर आ रहा है? Can everybody see the screen? Just give me a quick thumbs up if you can see the screen properly. Screen दिख रहा है? Hello. Okay. Okay, great. So, those who know me, uh, welcome. And those who don't know me, मेरा नाम सर्वोश्री है. I will be taking up your English language and literature. Language मतलब आपका grammar, एंड लिटरेचर मतलब आपका टेक्स्ट बुक में जितने भी प्रोज एंड पोएम्स हैं वो हम कवर करेंगे। तो पहले मैं आप लोगों को इंडेक्स में चीजें समझा देती हूँ कि कितने पोएम्स है, सो दैट आप लोगों को आइडिया आएगा कि कितने पोएम्स में आपको अप्रिसिएशन भी प्रिपेयर करना है। एक क्लियर आइडिया रहा कि इतने पोएम्स है, इतने चैप्टर्स है, तो यू विल बी एबल टू प्लान योर इंग्लिश वेरी इजीली। तो पहले मैं आपको बता देती हूँ, एंड जैसे जैसे मैं बताती हूँ आप लोगों के पास अगर टेक्स्ट बुक है तो प्लीज स्टार्ट टिकिंग इट आउट, उसको टिक करना स्टार्ट करो। तो 1.1 वेयर द माइंड इज विदाउट फियर, ये एक पोयम है। ठीक है, ऑल द वर्ल्ड्स अ स्टेज, ये एक पोयम है। ठीक है, द एल्केमी ऑफ नेचर, एक्चुअली ये एक चैप्टर फॉर्म में दिया है, बट एक इट्स अ वेरी स्मॉल चैप्टर टाइप, बट इट्स अ पोयम एक्चुअली। Then 2.1 is Animals is your poem. The Pulley is a poem. Okay. Night of the Scorpion 3.1 is a poem. The Will to Win is a poem. Okay. A Thing of Beauty is a Joy Forever. Luncheon, World Heritage, The Height of Ridiculousness. Okay. The A Thing of Beauty is a Joy Forever. This is a poem. ठीक है, तो आपके कितने पोएम्स हो गए यूनिट 1 में? 3, 2, 5, 6, 7, 8, 8 पोएम्स है। तो ओवरऑल इतने पोएम्स है, और बाकी के बच गए वो चैप्टर्स है। राइट, सो दीज आर योर पोएम्स, और ये पोएम्स आपको इसके सारे पोएम्स के अप्रिसिएशन लिखना है। तो हर पोएम के बाद हम लोग क्या करेंगे, उसके जो नीचे दिए गए क्वेश्चन आंसर्स है हम लोग उसे करेंगे, बिकॉज सिर्फ उसमें वन लाइन टाइप आंसर्स नहीं होते हैं, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस दिए जाते हैं जहां पर पोयम से आपने क्या सीखा ये मिलता है। एंड अगर हम लोग वो क्वेश्चंस प्रिपेयर करेंगे तो हमारा एक्सप्लेनेशन जो है वो और भी क्लियर हो जाएगा कि आपको कितना पोयम समझ में आया है। ओके, सो लेट अस स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट पोयम दैट इज ऑन पेज नंबर 1, नहीं पेज नंबर 3, वेयर द माइंड इज विदाउट फियर। ओके, नाउ ये जो टॉपिक है वेयर द माइंड इज विदाउट फियर, ये टॉपिक के अंदर अगर आप टाइटल देखो वेयर द माइंड इज विदाउट फियर, तो जो हमारा पोएट है रविंद्रनाथ टैगोर, वो हमको बोल रहा है कि हमें एक ऐसा दुनिया या ऐसा एक देश बनाना है जहां पे हमारे माइंड का जो सिचुएशन है इट इज गोइंग टू बी विदाउट फियर, हम किसी चीज से डरे नहीं। नाउ ये डर का क्या बोलते हैं उसको इंग्लिश में, द अकरेंस ऑफ फियर, ये फियर या जो डर का जो बात उन्होंने किया है ये क्यों किया है। नाउ रविंद्रनाथ टैगोर हैज रिटन दिस पोएम ड्यूरिंग द इंडिपेंडेंस टाइम।
ठीक है। तो इंडिपेंडेंस के वक्त हमारे देश में बहुत सारे चेंजेस हो रहे थे, बहुत सारे पुराने रूल्स एंड कस्टम्स को निकाला जा रहा था, ट्रेडिशंस को निकाले जा रहे थे, नई चीजें हम अडेप्ट कर रहे थे। तो अब ऐसे में बहुत सारे लोगों के मन में ऐसा लग रहा था, अरे हम इतने साल से ये रीत रिवाज पाल रहे हैं, हम इतने साल से अपना लाइफस्टाइल इसी तरीके से निकाल रहे हैं, तो व्हाई वी शुड चेंज इट नाउ। ओके, एंड in that period of time Rabindranath Tagore had written this poem, जहां पे वो लोगों से अपील कर रहे हैं या लोगों से दरख्वास्त कर रहे हैं कि प्लीज लेट अस क्रिएट अ कंट्री, लेट अस क्रिएट अ वर्ल्ड जहां पे हम लोग हमारे माइंड को फियरलेस बना सके। अब वो कैसे बनेगा हम देखेंगे। फर्स्ट लेट अस अंडरस्टैंड अबाउट द पोएट। ओके, रविंद्रनाथ टैगोर 1861 to 1941 was the author of Gitanjali and its profoundly sensitive, fresh and beautiful verse. Okay, he became the first non-European to win the Nobel Prize in Literature 1930. So this is something about the poet that we all should know, and since he is a Indian poet and a very famous one, तो हमको ये बात मालूम होना चाहिए। The poem is one of his vastly read and discussed poems. It was originally composed in Bengali and later he translated himself into English. The poem is from his Nobel Prize winning anthology, that is Gitanjali. तो ये poem एक गीतांजलि जो उन्होंने बुक लिखा था जहां पे उन्होंने बहुत सारे पोएम्स लिखे थे, उसमें का एक छोटा सा हिस्सा है। ओके, Tagore lived during the time when India was ruled by British. In this poem, besides political freedom from British, Tagore also appeals to God for social, educational and economic freedom for the people of India. So this is the actually main thing of the poem कि poem क्यों लिखा गया था, why was the poem written। जब तक हम लोग को ये समझ नहीं आएगा कि ये पोएट पोएम को कौन से थॉट प्रोसेस के साथ या क्यों लिखता है, वी कैन नॉट आइडेंटिफाई और वी कैन नॉट नो दैट एक्चुअली पोएम के पीछे का मेन वैल्यू क्या है, पोएम के पीछे का मेन रीजन क्या है, और हम उसको कैसे और क्लियरली समझेंगे। राइट, सो ये पोएम में पॉलिटिकल फ्रीडम, हमको देश से आजादी चाहिए, इंडिपेंडेंस चाहिए, ये हमारा पोएम में नहीं है। पोएम में इंडिपेंडेंस के साथ साथ हम लोग सोशल, दैट इज सोसाइटी, एजुकेशनल जैसे पढ़ाई लिखाई, इकोनॉमिकल इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ये चीजों में भी हमको फ्रीडम चाहिए। इसीलिए रविंद्रनाथ टैगोर ने ये पोएम लिखा है जहां पे वो अपील कर रहे हैं, प्रेइंग टू गॉड कि भाई हमको ये इंडिपेंडेंस दिलाओ, लेकिन इंडिपेंडेंस के साथ साथ हमको सोशल, एजुकेशनल एंड इकोनॉमिकल फ्रीडम भी चाहिए हमारे लिए, हमारे देश के लोगों के लिए जो इतने सालों तक किसी के राज में अपना देश रन कर रहे हैं या किसी के राज में हम दबे हुए हैं। ओके, वी आर नॉट इंडिपेंडेंट। सो लेट अस स्टार्ट विद द पोएम। इतना तुमको समझ में आया? एवरीबडी अंडरस्टूड? कैन यू गिव मी अ क्विक थम्स अप? ओके, फाइन, चलो गुड। अभी हम लोग आगे जाते हैं। आई वुड रिक्वेस्ट कि सब लोग एक पेंसिल लेके बैठो ताकि जो भी तुमको मैं बोलूं लिखने के लिए वो तुम लोग अंडरलाइन करके उसका मीनिंग इमीडिएटली लिख सकते हो। ठीक है? Where the mind is without fear and the head is held high, where knowledge is free, where the world has not been broken up into fragments by the narrow domestic walls. Let us go one by one. So every sentence if you see, हर जगह where से शुरू हो रहा है। इससे क्लियर पता चलता है कि रविंद्रनाथ टैगोर जब अपील कर रहे हैं तो वो चाहते हैं कि एक ऐसा देश बने जहां ऐसे चेंजेस हो, एक ऐसा देश बने जहां इस तरीके का नॉलेज हो, एक ऐसा देश बने जहां उसको तोड़ा ना गया हो। तो जब हम लोग वेयर यूज कर रहे हैं, वी आर ट्राइंग टू से कि हमको एक ऐसा देश बनाना है जहां पे इतने सारे चेंजेस हम देख सके आपस में। राइट, सो द फर्स्ट सेंटेंस हियर दे सेइंग where the mind is without fear and the head is held high. जब आपके मन में किसी भी चीज का डर नहीं होता है तो तुम अपना सर झुका के नहीं चलते हो, तुम अपना सर उठा के चलते हो।
So that is what he's saying, where the mind is without fear. एक ऐसा देश बनाओ जहां पे लोगों के दिमाग में डर नहीं हो, और जब लोगों के दिमाग में डर नहीं होगा तभी वो अपना सर उठा के चल पाएंगे, तभी वो बिना किसी डर के, बिना किसी सोच के, दे नो दे आर राइट एंड दे कैन कीप देयर head held high, right? So that is what is the first thing he's saying, where the knowledge is free. यहाँ पे नॉलेज का मतलब ये नहीं है कि जो हम लोग स्कूल से ग्रैब करते हैं या कॉलेज से ग्रैब करते हैं। नॉलेज एक ऐसा चीज है जो हमको आसपास भी नजर आता है। सिर्फ स्कूल जाने से हमको नॉलेज मिलेगा, वो बुकिश नॉलेज हो गया, बट व्हाट अबाउट द अदर नॉलेज दैट वी मस्ट हैव। ठीक है, तो वो अपील कर रहे हैं कि नॉलेज पे हर एक का हक है, उस पे हम कैटेगराइज नहीं कर सकते, अरे ये बच्चा तो डब्बू है, वो बच्चा तो ऐसा है, हम उसको पढ़ाएंगे, इट इज वेस्ट। वी कैन नॉट डिसाइड, राइट? सो नॉलेज सबके लिए है। ओके, सो दिस नॉलेज शुड बी गिवन फॉर फ्री टू ऑल द पीपल ऑफ आवर कंट्री। जब एक इंसान नॉलेजेबल होता है, या जब एक इंसान स्लोली एंड स्टेडीली सोसाइटी को समझने लगता है, एजुकेशन लेता है, तभी ही वो फियरलेसली किसी से बात कर सकता है, तभी ही वो फियरलेसली अपने साथ गलत होता होगा तो वो खड़ा हो सकता है, तभी ही ये सेकंड लाइन फर्स्ट लाइन को जस्टिफाई करेगा, वेयर द माइंड इज विदाउट फियर। अगर मेरे पास नॉलेज है, ओके, इफ आई एम अ नॉलेजेबल पर्सन, तो मेरे दिमाग में किसी चीज का डर नहीं है और मैं अपना सर उठा के चल सकती हूँ। बट इफ आई डू नॉट हैव नॉलेज अबाउट फ्यू थिंग्स, अगर मुझे बहुत सारी चीजों के बारे में नॉलेज नहीं है, एंड कोई आकर मेरे साथ गलत करता है और मुझे बोलता है अरे तूने ये किया, बट इफ आई डोंट नो, तो क्या मैं उसको पलट के जवाब दे सकती हूँ? नहीं, आई विल बी इन फियर, मुझे डर लगेगा, अरे यार वो सही बोल रहा हो तो हाउ डू आई नो। तो इसीलिए नॉलेज अगर हम सबके पास हो, एंड अगर नॉलेज के लिए कोई प्राइस टैग ना लगाया जाए, तभी इंसान फ्री माइंडेडली विदाउट फियर आगे बढ़ सकता है। Where the world has not been broken up into fragments. फ्रैगमेंट्स का मतलब होता है स्मॉल पीसेस। ओके, तो आप लोग लिख लो, फ्रैगमेंट्स का मतलब होता है स्मॉल पीसेस। अब रविंद्रनाथ टैगोर ये कहते हैं कि वेयर द वर्ल्ड हैज नॉट बीन ब्रोकन अप इनटू फ्रैगमेंट्स, तो उनको एक ऐसा दुनिया या ऐसा देश, सॉरी, ही इज नॉट saying where India is not broken. What he is saying, where the world has not been broken. तो यहाँ पे वो सिर्फ हमारे देश के बारे में बात नहीं कर रहे, वो पूरे वर्ल्ड को एक कंप्लीट कम्युनिटी मानते हैं। इसीलिए वो बोल रहे हैं कि अगर बहुत वर्ल्ड के जितने भी देश है, या वर्ल्ड को अगर हम सिंगल एक नहीं मानेंगे, अगर उसको हम अलग अलग स्मॉल पीसेस में ब्रेक डाउन करेंगे, इट इज गोइंग टू बी अ लॉस फॉर अस। Okay, so he's saying where the world has not been broken up into fragments. अब ये जो दुनिया है, इसको जो हमने तोड़ दिया है, हमने इसको क्या बेसिस पे तोड़ा है? On what basis are we dividing this world? We are dividing this world by narrow domestic walls. Narrow domestic walls. Okay, अगर इसको अब तीन वर्ड्स है, narrow, domestic and walls. Let us understand each and every word. नैरो क्या होता है, कोई बता सकता है? व्हाट इज नैरो? अरे मैं तुम लोग से पूछ रही हूँ। और नैरो मतलब कोई छोटी सी जगह। छोटी सी जगह नहीं, कुछ और? एनीबडी एल्स? कोई और बता सकता है नैरो के बारे में? थिन, ओके, ऋषिका से थिन, करेक्ट। तो कोई पतली सी चीज, उसको हम नैरो बोलते हैं। या अगर हम नैरो को सोच से कनेक्ट करें, ओके, इफ वी आर कनेक्टिंग नैरो विथ माइंड, तो यहाँ पे नैरो माइंडेड को क्या बोलते हैं? व्हाट डज इट मीन? नैरो माइंडेड का मतलब क्या होता है? कम सोचने वाला। कम सोचने वाला नहीं, छोटा सोच रखने वाला। जो कम सोचता है उसको हम नैरो माइंडेड नहीं बोलते। दैट इज लाइक आई एम नॉट अ ओवर थिंकर, दैट इज वन थिंग। बट नैरो माइंडेड मतलब ऐसा पर्सन जो बहुत, जिसका सोच बहुत छोटा है, ही कैन नॉट एक्सेप्ट द न्यू चेंजेस हैपनिंग इन एंड अराउंड द वर्ल्ड। तो यहाँ पे नैरो मतलब छोटा। ओके, डोमेस्टिक। अब एक बात बताओ, डोमेस्टिक मतलब क्या?
हम लोग इंटरनेशनल फ्लाइट्स देखते हैं, डोमेस्टिक फ्लाइट्स देखते हैं, करेक्ट? तो डोमेस्टिक मतलब अपने देश के अंदर, सही है? तो हमारे देश के अंदर ऐसी कौन सी छोटी छोटी चीजें हैं जिससे हमारा देश डिवाइड हो रहा है? बताओ, जस्ट अ क्वेश्चन। तुम खुद सोचो, हमारे देश में इतने प्रॉब्लम्स हैं, अब इसमें से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो छोटा सोच रखते हैं, तो दैट कम्स नैरो। ओके, नैरो डोमेस्टिक वॉल्स, वॉल्स आर लाइक अ बैरियर कि कौन सी चीजों की वजह से हमारा देश अलग अलग टुकड़ों में बट रहा है, और वो सिर्फ हमारे देश के अंदर का ही बात है, इसीलिए वो लोग बोल रहे हैं बाय नैरो डोमेस्टिक वॉल्स। बताओ। रेसिज्म, ओके। और कौन सी चीजें होती है, सिर्फ रेसिज्म होता है? कास्ट। कास्ट, रिलीजन, राइट? दिविशा हैज रिटन रिलीजन, ओके। हम कास्ट, कलर, जेंडर, ठीक है, रिलीजन, फिर हमारे कास्ट में भी फिर वो ऊंचा जात नीचा जात ऐसा भी होता है, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, इनके बीच में भी बहुत कंपैरिजन होता है, बहुत भेदभाव किया जाता है। सो बिकॉज ऑफ दीज रीजंस देट इज अ सिचुएशन जहां पे हमारा देश डिवाइड हो रहा है। एंड यहाँ पे उन्होंने क्या बोला, वेयर द वर्ल्ड हैज नॉट बीन ब्रोकन। तो आपको क्या लगता है ये प्रॉब्लम्स क्या सिर्फ हमारे देश में है? नहीं, ये प्रॉब्लम बाकी दूसरे देशों में भी है। Okay, so in our world there are so many countries and each country is facing more or less with the same problem. अमेरिका कितना भी डेवलप्ड क्यों ना हो जाए, वहां के लोगों को रेसिज्म का प्रॉब्लम है। people there are very very racist. they cannot digest, they cannot accept कि कोई अफ्रीकन पर्सन या कोई ब्लैक या कोई एशियन पर्सन उनसे compete करके उनसे आगे जा रहा है। ओके, सो दे कैनॉट डाइजेस्ट दैट फैक्ट। इसीलिए अगर आपने कभी ऑस्कर्स देखा है या कभी आपने हॉलीवुड के अवार्ड शोज देखे हैं, तो जब भी वहां पे किसी ब्लैक फीमेल या ब्लैक पर्सन मेल पर्सन को अवार्ड मिलता है, तो वो लोग स्टैंड पे खड़े रहकर एक चीज जरूर बोलते हैं कि इवन दो दे आर ब्लैक दे हैव कम दिस फार। मतलब उनको पता है कि उन्होंने कितना स्ट्रगल किया है उस पोजीशन में जाने के लिए, उस चीज को हासिल करने के लिए। Correct? So the problem of religion, the problem of caste, the problem of color, racism, all these things exist not only in our country but in all the countries in the entire world. इसीलिए रविंद्रनाथ टैगोर कह रहे हैं कि हमको कोशिश करनी है, आई एम अपीलिंग टू गॉड सो दैट वी फाइंड अ वर्ल्ड जो अलग अलग टुकड़ों में ना बटा हुआ हो। एंड ये अलग अलग टुकड़े हो क्यों रहे हैं? because of these narrow domestic walls. पहला 4 lines clear है सबको? Everybody, yes or no? अरे yes or no? Okay, okay, good. So now let us move on to the next 4 lines, where words come out from the depth of truth, where tireless striving stretches its arms towards perfection, where the clear stream of reason has not lost its way into the dreary desert sand of dead habit. एक एक करके जाएंगे. Where words come out from the depth of truth. Okay, where the words come out from the depth of truth. Depth of truth का मतलब ये है कि जब भी आप कुछ कहे, जब भी आपके वर्ड्स आपके मुंह से निकले, इट शुड बी प्योरली द ट्रूथ. इट शुड नॉट बी कि आपको कुछ बात छुपाने के लिए या आपको कुछ कवर अप करने के लिए झूठ बोलना पड़े. सो रविंद्रनाथ टैगोर इज अपीलिंग दैट देयर इट शुड बी अ वर्ल्ड जहां पे लोग सच को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे, जहां लोग सच ही बोले, जब भी बोले सच ही बोले. ओके, where tireless striving stretches its arms towards perfection. Okay, striving का मतलब क्या होता है? What did you mean by striving? प्लीज आप वो ग्लॉसरी में या वोकैबलरी में देख के मत बोलो. तुमको क्या समझ में आता है अबाउट स्ट्राइविंग? टेल मी अबाउट दैट. कोई चीज के लिए आप स्ट्राइव कर रहे हो, रियली स्ट्राइविंग हार्ड, इसका To मतलब achieve क्या होता है? something, टू अचीव समथिंग to यू आर achieve डूइंग व्हाट? something, That's what I'm saying. To achieve something, you are doing what?
जब भी हम बहुत ज्यादा स्ट्रगल करते हैं या जब भी हम बहुत ज्यादा एफर्ट डालते हैं, वी आर मेकिंग कंटिन्यूस एफर्ट्स टू गेट समथिंग, दैट इज राइट, यू हैव टू अचीव समथिंग, टू अचीव समथिंग you are striving. But what does striving means? It means that I am making a continuous effort. मैं constantly कोशिश कर रही हूँ चीजें अचीव करने के लिए. And tireless striving, tireless मतलब you are not getting tired. आपको क्लियर है दिमाग में, आपको वो अचीव करना ही है, एंड दैट इज वाई आप कॉन्स्टेंटली कोशिश कर रहे हो, यू आर कॉन्स्टेंटली मेकिंग एन एफर्ट, यू आर कॉन्स्टेंटली ट्राइंग एंड ट्राइंग, and tireless striving stretches its arms towards perfection. Stretches its arms, ये एक personified situation है जहाँ पे वो बोल रहे हैं कि जब हम बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, कंटिन्यूसली एफर्ट्स डालते हैं अपने काम में, अपनी चीजों में, तो इट stretches its arm towards perfection, मतलब it moves, it goes towards perfection. जब कोई चीज अचीव करने के लिए हम कॉन्स्टेंटली काम करते रहते एंड जब आपको मिलता है तो आप क्या करते हो, आप हाथ बढ़ाकर वो चीज को ग्रैब करते हो, राइट? सिमिलरली यहाँ पे वो लोग बोल रहे हैं कि अगर हम कॉन्स्टेंटली कोशिश करते रहे तो हमारे आर्म्स डायरेक्टली परफेक्शन तक डेफिनेटली पहुंचेंगे. दैट इज द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस. into the dreary desert sand of dead habit. Okay, sorry. Where the clear stream of reason has not lost its way into the dreary desert sand of dead habit. अब वो ये बोल रहे हैं where the clear stream of reason has not lost its way. कभी कभार हम गोल्स को अचीव करते वक्त बहुत बार भटक जाते हैं. वी डू गेट लॉस्ट, वी डू हैव मेनी रीजंस. जैसे अगर मुझे 10th में स्कोर करना है and I get distracted because कि अरे यार ऑनलाइन चल रहा है, I'm getting so tired, I don't have time for my own private space नहीं है मेरा, मुझे नीचे आराम से जाने नहीं मिल रहा है, I cannot go to school and meet my friends. So वो जो social connection होता है हमारा, वो मिस आउट हो रहा है. एंड यू आर गिविंग रीजंस कि अरे इसके वजह से मेरे को कम मार्क्स आए, अच्छा ये रीजन है. तो व्हेन यू स्टार्ट गिविंग रीजंस and start getting lost or start getting diverted from your goal, तब हम कहते हैं कि अरे you have lost यार, तू अपने डायरेक्शन से हट गया है. ओके अब ये डायरेक्शन से हटने का कारण क्या है? what is the main reason? into the dreary desert sand of dead habit. डेड हैबिट का मतलब ये है कि हम लोग की कुछ आदतें ऐसी होती है जो हमको हमेशा पीछे खींचती है. जैसे बहुत लोगों की आदत होती है जैसे कि अरे यार आज नहीं यार, आज कंटाला आ रहा है, अब कल करेंगे. इतना देर हम बैठ गए ना क्लास में, अब नहीं होगा, अब हम कल करेंगे. कल आया तो बोलते हैं नहीं आज मन नहीं लग रहा है, आज मूड ही नहीं है पढ़ने का, तो आज भी हम नहीं करेंगे, हम कल करेंगे. फिर जब परसों आता है, अरे आज इतने नोट्स लिख लिए, स्कूल के इतने असाइनमेंट कर लिए, अब पढ़ाई तो ऑलरेडी हो ही गई ना, तो अब पढ़ने की क्या जरूरत है, तो हम कल करेंगे. तो ये जो लेजी एटीट्यूड है टुवर्ड्स योर गोल्स, इसके वजह से आपको एक रीजन मिल जाता है एंड इसकी वजह से यू गेट लॉस्ट फ्रॉम योर गोल्स, यू गेट लॉस्ट फ्रॉम योर टारगेट्स, व्हाट यू वांट टू अचीव. ओके बट यहाँ पे वो लोग, ये तो मैंने आपको एग्जाम्पल के तौर पे समझाया, लेकिन यहाँ पे वो लोग क्या बोल रहे हैं कि ये जो डेड हैबिट है, लोगों का दिमाग में जो डेड हैबिट है अबाउट ओल्ड कस्टम्स, ओल्ड ट्रेडिशंस, ओल्ड रिचुअल्स, इसके वजह से वो हमेशा वो पीछे खींचते जाते हैं. एंड जब वो पीछे खींचते जाते तो उनके लिए जो एक नया वर्ल्ड क्रिएट हो रहा है, वो उस वर्ल्ड में अपने आप को बिठा ही नहीं पा रहे. Okay, now the world is on the process of being created. नए ट्रेडिशंस आ रहे हैं, रूल्स आ रहे हैं, एजुकेशन मिल रहा है लोगों को, लेकिन अगर तभी भी कुछ लोग बोले कि हम क्यों बच्चों को पढ़ाए, लड़कियों को हम क्यों पढ़ाए, वो हमारे खानदान में ऐसा नहीं होता. तो तुम्हारे खानदान में क्या हो रहा था इतने साल तक, उसके चक्कर में देश का, वर्ल्ड का जो नुकसान हो रहा है उसका क्या? So the traditions, the old customs that you are pulling back, जैसे सती का केस है, सती it was a tradition जो उनको फॉलो ही करना है. जब ब्रिटिश ने आके कहा कि सती अब निकलना ही चाहिए, दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग. वो बुड्ढे के साथ साथ वो यंग लड़की को जलाने का क्या मतलब है?
बराबर है, बेचारी उसका क्या गलती, अब उसको हुआ ट्यूबरक्लोसिस, ये तो अच्छी खासी जवान है ना, इसको इसको जला के क्या मिलने वाला है, नहीं, बट जलाओ, ठीक है। सो दिस वाज कंप्लीटली अनरियलिस्टिक, जिसके कारण ब्रिटिश ने कहा कि वी नीड टू रिमूव सच ट्रेडिशंस एंड कस्टम्स, बट पीपल ऑफ दोस टाइम वर स्टिल रिवोल्टिंग, वो कहीं ना कहीं बार बार रिवोल्ट कर रहे थे, ये हमारी प्रथा है, ये हमारे देश में चला आया है, इसको हम नहीं निकाल सकते। तो इससे हमको क्या पता चला कि नया देश, नया दुनिया जन्म ले रहा है, लेकिन उस ओल्ड ट्रेडिशंस और कस्टम के चपेट में आकर दे आर नॉट एक्सेप्टिंग द न्यू वर्ल्ड, ओके, विच इज अ डेड हैबिट, ओके। और उसको एक रेगिस्तान के जैसे बोला गया, बिकॉज रेगिस्तान में आप चलते ही जाओ, चलते ही जाओ, चलते ही जाओ, तो आपको एक उम्मीद होती है कि पानी आपको मिले, ओके, बट देर इज ऑल्सो समटाइम्स एन इल्यूशन ऑफ वाटर, सो यू शुड बी क्लियर कि ये इल्यूशन है और ये पानी नहीं है, राइट, एंड यू शुड लीव दैट हैबिट ऑफ रनिंग बिहाइंड द इल्यूशन एंड कीप वॉकिंग टू फाइंड अ डेस्टिनेशन। तो सिमिलरली यहाँ पे हमारे जो ओल्ड कस्टम्स और ट्रेडिशंस है, ये एक इल्यूशन है, ये हमारा डेस्टिनेशन नहीं है, हमको इसको पीछे छोड़ना है, और नया दुनिया जो नया वर्ल्ड जो क्रिएट होगा उसको एक्सेप्ट करना है, और डेस्टिनेशन की तरफ हमको बढ़ते जाना है, ओके। वेयर द माइंड इज लेड फॉरवर्ड बाय दी into ever widening thought and action, into that heaven of freedom, my father, let my country awake. Now लास्ट में वो बोल रहे हैं कि वेयर द माइंड इज लेड फॉरवर्ड बाय दी, जहां पे हमारा माइंड हमको आगे की तरफ लेके जा रहा है, इनटू एन एवर वाइडनिंग थॉट एंड एक्शन, जहां पे हम ब्रॉड माइंडेड होकर एक एक नए सोच की तरफ जा सकते हैं, या एक नया सोच डेवलप कर सकते हैं, नए एक्शंस या नए थॉट्स को एक्सेप्ट कर सकते हैं, जैसे सती निकालना है, गर्ल्स को एजुकेशन देना है, गर्ल्स की शादी कम से कम 18 साल के बाद ही करना है, गर्ल्स को एजुकेशन के साथ साथ एम्प्लॉयमेंट का अपॉर्चुनिटीज भी देना है, बॉयज को सिर्फ अपने बिजनेस, जैसे बहुत सारे घरों में ऐसा होता है कि अरे मेरा बिजनेस है तो मेरा लड़का अगर हुआ तो वो मेरे बिजनेस में ही काम करेगा, दैट इज कम्प्लीटली रॉन्ग। अगर उस लड़के को दूसरा कोई भी चीज में इंटरेस्ट है, जैसे इफ ही इज इंटरेस्टेड इन क्रिकेट, और इफ इज इंटरेस्टेड फुटबॉल, और इफ ही वांट्स टू बिकम अ राइटर, तो उसको वो अपॉर्चुनिटी भी देना सही है, ओके। सिर्फ मेरे गले पे बैठेगा मेरा लड़का, ये सोच रखना इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। तो ये थॉट, ये एक्शंस को बढ़ाना है, हमको ब्रॉड माइंडेड सोच डेवलप करना है। अब इनटू दैट फ्रीडम, हेवन ऑफ फ्रीडम, देन ही सेइंग कि ऐसा एक कंट्री में हमको अवेक करो, मतलब अभी हम ऐसे सिचुएशन में वी ऑल आर स्लीपिंग, okay, and Rabindranath Tagore is praying, so he is praying that let my country India awake, get up in a situation, in a country, in a proper world where there is heaven of freedom, जहां पे हमको आजादी मिल चुका होगा, और हमको आजादी किन चीजों से मिलेगा, ब्रिटिश से, सोशल, इकोनॉमिकल एंड एजुकेशनल। सो दिस इज अबाउट entirely about the poem. I hope all of you have understood. मैं अभी 5:13 हो रहा है, आई गिव यू 10 मिनट्स, एक बार गो थ्रू करो पोएम। अगर पोएम में कोई सेंटेंस या कोई फ्रेज या कोई भी पार्ट आपको नहीं समझ में आया है, यू कैन डेफिनेटली टेक्स्ट मी एंड आई विल एक्सप्लेन इट टू यू, ओके। प्लीज स्टार्ट रीडिंग, एक बार हो जाएगा तो हम आगे का करेंगे। Where the clear stream of reason has lost its way, okay. वेयर द क्लियर स्ट्रीम हैज लॉस्ट इट्स वे का मतलब है कि पहले आप क्लियर थे अपने आइडियाज के बारे में, अपने सोच के बारे में, दैट आपको कुछ ना कुछ अचीव करना है, बट नाउ यू आर लॉस्ट बिकॉज ऑफ सम रीजन। एंड व्हाट इज द रीजन? द रीजन इज द डेड हैबिट, आपके जो डेड हैबिट्स है उसकी वजह से यू आर लॉस्ट, एंड यू कैन नॉट अचीव टू द, और कैन नॉट रीच टू द गोल दैट यू ऑलवेज वांटेड टू, ओके। सो दिस इज व्हाट इट इज अबाउट, where the clear stream of reason has lost its way. Once you finish reading, you can just put a yes in the chat box, and हम लोग आगे का question answers करेंगे. Great.
तो अब हम लोग क्वेश्चन आंसर्स की तरफ बढ़ते हैं. Now, what does the poet pray to the Almighty for? This question. What are the reasons and dead habit compared to? This question. What does the poet wish for? This question. ये 3 questions आपको करना है. And question 3A and question 3B. इसमें से भी मैं आपको सिलेक्टिव बताऊंगी जो आपका इम्पोर्टेंट है. बाकी तो सब आपको लिखना ही है, बट द थिंग दैट आई फील इज इम्पोर्टेंट वो बता दूंगी मैं. ओके, सो प्लीज कीप योर नोटबुक्स रेडी. पहले ये 6 क्वेश्चंस आप लोग अटेम्प्ट करोगे अभी, एंड वी विल डिस्कस दिस आंसर्स. सो आफ्टर द एंड ऑफ द क्लास, मतलब क्लास के कुछ लास्ट के 5-10 मिनट, आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू जस्ट स्विच ऑन योर कैमराज. तब ये हम लोग वो क्वेश्चन आंसर्स मुझे देखना है स्क्रीन पे कि आप लोगों ने लिखा है कि नहीं. तो पहले ये फर्स्ट 3 क्वेश्चंस आप लोग लिखना स्टार्ट करो राइट नाउ. एंड अगर क्वेश्चन समझने में डिफिकल्टी है या आपको नहीं समझ में आ रहा है या नहीं पता है तो तुम लोग मुझे पूछ सकते हो, मैं आपको हेल्प करूंगी. सो मैम स्टार्ट. हाँ दर्शन बोल. मैम क्वेश्चन नंबर 3 बी के फर्स्ट 3 ना. नहीं, क्वेश्चन नंबर 3A के फर्स्ट 3 और क्वेश्चन नंबर 3B का C, D और E, ये 6 क्वेश्चन है टोटल में. क्वेश्चन नंबर 3A के पहले 3 लिखना है अभी. ओके, पहले वो 3 लिख लो. लेट्स डिस्कस. उसके बाद नेक्स्ट 3 लिखेंगे, फिर डिस्कस करते हैं, ताकि तुम लोगों को भी पता चले कि कैसे आंसर्स लिखना चाहिए. राइट, तो इतना लिख लो. चलो स्टार्ट विद द फर्स्ट 3 फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 3A. I'm turning off my camera, but my mic will be on. So if anything that you don't understand, tell me. I'll switch on my camera back on and हम लोग discuss करेंगे. Okay? Okay, let us discuss. Okay? चलो, पहला question. How is the world broken into fragments? Anybody answer? If you know, just answer. बोलो, कोई भी बोलो, चलेगा. मैम चैट बॉक्स में लिखनी. नहीं नहीं, चैट बॉक्स में मत लिखो, ओरली बोलो. The world is broken in fragments by narrow domestic walls, like religion, racism, gender differences, etc. ठीक है, परफेक्ट. तो दर्शन ने यहाँ पे एग्जाम्पल्स भी दिए कि कौन से बेसिस के ऊपर हमारा वर्ल्ड फ्रैगमेंट्स में ब्रोकन डाउन हो रहा है. इट इज ब्रोकन डाउन बाय नैरो domestic walls. And it, what are the domestic walls? It is the religion, caste, creed, racism, etc. Very good. Explain what the tireless striving should be for. There was Joyson. Joyson, can you answer? Yes. Yes, come on. Struggling to achieve your goal or to do your best in accomplishing your plan. Okay, so the tireless striving should be for, is it only that? Let's, this is the example जो मैंने आप लोगों को दिया था, but we have to write according to the poem. So the tireless striving is for reaching towards perfection. Okay, so this is the answer that it should be. And उसके बाद आप explanation में दे सकते हो कि perfection मतलब क्या, कि कैसे आपको अपने goals achieve करने हैं, how you want your targets to be achieved, and you want to reach towards success or go towards success, but you have to mention what the tireless striving should be for. It should be for perfection. Okay, and then you can give an explanation. ठीक है. Where words come out from the depth of truth. Explain it in your own words. Let me see. Divisha, can you answer?
Yes, miss. हाँ बोलो. The words spoken by individuals should come straight from the heart without being afraid of any consequences. Okay, and it should always be the truth, because if it is not the truth, then it is a trouble. But leaving everything aside, they should speak the truth, and it should come straight from their heart, and there should not be any kind of fear of the consequences. Consequences मतलब उसका outcome. अगर मुझे ये चीज का डर रहेगा कि मैं कुछ भी बोलूँ तो शायद मेरे पे कुछ गलत असर हो उसका, ये सोचे बिना आपको सच बोलना है. ओके. नाउ आई वुड वांट क्वेश्चन बी का सी डी और ई आप लोग होमवर्क के लिए करेंगे. नाउ लेट अस डू सम लिटिल बिट ऑफ ग्रामर, which is this part. Find out the examples of metaphor from the poem. तो आप लोगों को metaphor पता है? Indirect comparison between two things. So can you help me find out metaphor? ये पूरे पोएम में से आपको मेटाफर कौन सा है आपको बताना है. मेटाफर में हम लोग इनडायरेक्ट कंपैरिजन करते हैं बिटवीन टू थिंग्स और टू ऑब्जेक्ट्स. इट इज कॉल्ड एज मेटाफर. तो सेंटेंस ऐसा ढूंढो जो मेटाफर हो. पैसेज पोएम में से मेटाफर ढूंढ के बताओ. The desert sand of dead habit. Into the dreary sand, desert sand of dead habit. Explain. एक्सप्लेन भी करना पड़ेगा ना यार कि क्यों आप लोग बोल रहे हो कि इट इज अ मेटाफोर. व्हाट इज द explanation to it? People's thinking should be logical and not superstitious. Okay, and that is how we compare कि जो dreary desert sand है of dead habit, so the desert sand is compared to the habits. Okay, it is compared, there is a comparison of dreary desert to the dead habits of the people in our country. So ये पहला मेटाफर. और मेटाफर्स है सेंटेंस. लग रहा है आपको कुछ भी ये वाले मेटाफर है? Into that heaven of freedom. कैन यू रिपीट? Into that heaven of freedom. Into that heaven of freedom. Okay, so freedom is compared to heaven. Fine. ठीक है. रिमेम्बर गाइस, आप लोगों को जब फिगर्स ऑफ स्पीच पूछा जाए तो फिगर्स ऑफ स्पीच में आप लोगों को सिर्फ लिख के छोड़ना नहीं है ये मेटाफर है या दिस सेंटेंस इज मेटाफर. ओके, आप लोगों को उसके साथ साथ और भी चीजें लिखनी होती है कि यू हैव टू कंपेयर एंड टेल व्हाई इट इज अ मेटाफर. ऑल दीज थिंग्स नीड्स टू बी मेंशन्ड. अगर ये चीजें आप मेंशन नहीं करोगे तो आपको मार्क्स नहीं मिलेगा, बिकॉज मेटाफर्स या जो भी फिगर्स ऑफ स्पीच होता है इट इज फॉर 2 मार्क्स एंड इट शुड बी कंप्लीटेड. ओके, just a minute. Okay, find some examples of alliteration. This is my personal question. Find some examples of alliteration from the poem and tell me. Where the mind is without fear and head is held high. Okay, where the mind is without fear and head is held high. What is the alliteration here? Why am I saying it is in? Yes, because यहाँ पे
जो W है, W इज रिपीटिंग, ओके, वेयर एंड विदाउट में, राइट। और यहाँ पे एक और चीज रिपीट हो रहा है, दैट इज H. द लेटर H इज ऑल्सो रिपीटेड इन 3 places, दैट इज हेड, हेल्ड एंड हाई, ओके। तो ये चीज भी आप लोगों को मेंशन करना है कि कैसे H और W रिपीट हो रहा है फॉर पोएटिक इफेक्ट। तो quickly I'll stop sharing this and I will share अरे इसमें व्हाइट बोर्ड नहीं है क्या? न्यू व्हाइट बोर्ड, ओके। नाउ आई जस्ट राइट इट, तो तुम लोग भी एज इट इज वो लिखना स्टार्ट करो, ठीक है। मेटाफोर इज इनडायरेक्ट कंपैरिजन बिटवीन टू थिंग्स एंड ऑब्जेक्ट्स। अब इसके अंदर पोएम में हमने क्या देखा? वी सॉ, व्हाट वाज दैट लाइन? Dreary desert sand of dead habit. Dreary desert sand of dead habit. Okay. Here the old habits are compared to the deserted sand. Okay. So this is the first thing. Leave it. Alliteration. Alliteration में words, sorry, not words, alphabets are repeated for poetic effect, okay। and ये जो पोएटिक इफेक्ट के लिए हमने पढ़ा, उसमें हमने क्या देखा? where the mind is without fear. Why is this? Okay. Where the mind is without fear and head is held high. तो इसमें alliteration का एग्जाम्पल है ये. Now we'll see what is the head is held high. Here we see that it is alliteration because the letter W and H is repeated for ये इतना अलाइनमेंट प्रॉब्लम क्या है इसका? फॉर पोएटिक इफेक्ट. ओके, सो इतना गो थ्रू करो, इतना लिखो फटाफट, ताकि आपके नोट्स में रहेगा कि ये पोएम में हम लोग ने 2 फिगर्स ऑफ स्पीच कवर किया है, राइट? वंस यू फिनिश जस्ट गिव मी अ थम्स अप. और अप्रिसिएशन के पॉइंट्स दिए गए हैं टेक्स्ट बुक के, टेक्स्ट बुक में लास्ट में. सो ये जो अप्रिसिएशन है वो आपको होमवर्क के लिए करना है. सो बेसिकली व्हाट आई गोइंग टू डू, आप लोगों को फर्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3B के 3 क्वेश्चंस लिखने हैं और आप लोगों को अप्रिसिएशन के अप्रिसिएशन सॉल्व करना है या लिखना है.
ओके, सो वंस यू आर डन विद अप्रिसिएशन तो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में अप्रिसिएशन पे डिस्कशन करेंगे. विल डिस्कस कि कैसे आपने अप्रिसिएशन लिखा है. आई आस्क एनी वन ऑफ यू, तो आपको अप्रिसिएशन पढ़ के सुनाना पड़ेगा. डाइजेस्ट में से रीड करके बोलोगे, मैं पकड़ लूंगी, बिकॉज आई हैव ऑल द डिफरेंट डाइजेस्ट विद मी. तो वो सब करना मत. ठीक है, सो फाइन गाइज, आई विल वाइंड अप हियर एंड आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट क्लास. ठीक है, तो तब तक ये जो होमवर्क है वो टाइम पे खत्म करो एंड आई विल सी यू ऑन नेक्स्ट मंडे. ठीक है, बाय ऑल ऑफ यू. हेलो, बाय बाय. Bye, Miss. Thank you. बाय बाय. बाय बाय. Bye, ठीक है, Miss. चलो Thank you, बाय. teacher. मोस्ट वेलकम. बाय.